प्यारे बच्चों, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको लेखक राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत ल्हासा की ओर का परिचय दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वो भिखमंगों के वेश में तिब्बत जाते हैं, किस तरह लेखक और उनके मित्र तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने का निर्णय करते हैं और मार्ग में उन्हें थोंगला तक पहुंचने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परंतु सबसे अधिक कठिनाई तो अब उनके सामने आने वाली थी, जो थी डांडा थोंगला को पार करने की कठिनाई, क्योंकि वो सबसे खतरनाक जगह थी। समुद्र से 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई पर होने के कारण आसपास कोई भी गांव नहीं था और डाकू ऐसी ही जगह का लाभ उठाते थे। गांव में अगर कोई घटना होती थी तो उसे पुलिस वाले पकड़ भी लेते थे, लेकिन ऐसे निर्जन स्थानों पर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि डाकू लोग पहले तो लोगों को मार डालते थे और फिर उनके पास जो भी कुछ होता था उसे लूट लेते थे। हथियार का कोई कानून ना होने के कारण लोग लाठी की तरह बंदूक और पिस्तौल लेकर फिरते थे। लेखक और सुमति को खतरा था कि कहीं उनके साथ भी ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए वो भिखमंगों के वेश में ही रहते हैं। लेखक और मित्र के पास सामान था, इसलिए उन्होंने घोड़े पर जाने का फैसला लिया। लेखक और उसके मित्र सुमति ने डांडे से पहले चाय पी और दोपहर के वक्त वो डांडा पहुंच गए। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान भी था। चढ़ाई पूरी होने के बाद अब लेखक को उतराई पर चलना था। लेखक और सुमति दोनों आगे चल पड़े, लेकिन लेखक का घोड़ा पीछे रह गया। लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। लेखक को लगा कि थकावट के कारण घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है और सुमति का घोड़ा आगे निकल गया। थकावट होने के कारण घोड़ा धीरे चल रहा था, क्योंकि उसके ऊपर सामान भी लदा हुआ था और लेखक भी था, लेकिन लेखक ने घोड़े को मारा नहीं। वो धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलते रहे। लेखक ने बाहिना रास्ता अपनाया, जो कि गलत था। थोड़ी दूर जाकर पता चला कि यह गलत रास्ता है, सही रास्ता दाहिना रास्ता था। लेखक ने वापस आकर सही रास्ता अपनाया, लेकिन उनसे पहले सुमति अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर सुमति लेखक का इंतज़ार करने लगी। धीरे धीरे लेखक भी वहां पर पहुंच गए। सुमति को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या कर सकते थे जब दोनों ने साथ चलने का निर्णय ही किया था। यहाँ पर भी उनको अच्छी सेवा मिली। पहले उन्होंने चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा। अब वो चलने लगी। आगे चलने के बाद उन्हें डर था डाकुओं का, इसीलिए रास्ते में जो भी कोई मिलता टोपी उतारकर वो कह देते कि हमें भीख चाहिए। वो कहते कुची कुची 1 पैसा। अपनी टोपी उतारते और जीभ निकालकर भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी और सामान भी था, तो उन्होंने फैसला किया कि हम घोड़े के सहारे ही चलेंगे। अब वो तिंगरी के एक विशाल मैदान में थे। इसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि हम सुमति के जानने वाले लोगों के पास हम नहीं जाएंगे। सुमति अगर वहाँ पर जाता तो 1 सप्ताह उन्हें वहीं पर लग जाता। लेखक ऐसा नहीं चाहता था। लेखक ने सुमति से कहा कि अगर आप अपने जानने वालों के पास नहीं जाएंगे तो वो ल्हासा पहुंचने के बाद उनको पैसे देंगे। और सुमति ने लेखक की बात मान ली और अब वो शेखर विहार की ओर चल पड़े। शेखर विहार में जाने के बाद वो वहाँ के मुखिया से मिले, जिनका नाम था नमसे। नमसे एक बहुत ही भद्र पुरुष थे। वो उनसे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उनका वेश उस टाइम सही नहीं था, भिखमंगों का था, लेकिन फिर भी उन्होंने नमसे ने, जो वहाँ के मुखिया थे, उनकी बहुत अच्छी सेवा की।
यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा मंदिर भी था जिसमें बौद्ध की शिक्षाओं की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। उन्होंने नमसे से आज्ञा लेकर वहीं पर रहने का निश्चय किया। अब लेखक उन पुस्तकों को पढ़ने में लग गए और सुमति अपने जानने वाले लोगों के से मिलने के लिए चल पड़े। लेखक को लगा सुमति को आने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, लेकिन सुमति उसी दिन दोपहर बाद चले आए। अब तिंगरी गांव भी वहाँ से बहुत दूर नहीं था। उन्होंने अपना अपना सामान उठाया पीठ पर और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। इस प्रकार राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृतांत ल्हासे की ओर का अंत होता है।